हाँ, तो चलो अब आगे देखते हैं हमने पार्ट 1 में कई सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया, उसके साथ साथ हमने केस स्टडी देखी, एमसीक्यू पैटर्न देखा कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से ऐसे कैसे एमसीक्यू पूछ रहा है। एंड जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले वो देखें, क्योंकि आगे सर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो सकती है। आपको लगेगा कुछ टॉपिक में हवा मुड़ा, बस ऐसा नहीं है, हम पहले देख चुके, जैसे जिन्होंने वीडियो देख लिया उनको समझ में आ गया होगा। आगे रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा, ठीक है। टॉपिक नंबर 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 182 डेज के बारे में डिस्कस करा, आईसीआई के एजम्पशन के बारे में भी डिस्कस करा था, इस पे एमसीक्यू कैसे फ्रेम होते हैं वो भी पार्ट 1 में मैंने डिस्कस करा था। 3 पर्पसेस के बारे में बताया था, ऑफिस ब्रांच एजेंसी केस में कैसे होगा, या जो अभी सेल्फ स्टडी कर उनको लग रहा होगा सर ये एक सिंपल लाइन है, बट इसको हमने डिटेल में समझा था कि उसके सब्सिडी की सब सब्सिडी होती है तो वो पीआरआई कैसे बन जाती है और पीआरआई नहीं बनती है, पीआरओआई रहती है, उसके बारे में केस स्टडी एग्जांपल्स देखे। फिर इसके बाद ये जो डायग्राम है ये भी बहुत अच्छा है, उसी पे बेस है, तो ये एक बार आप सेल्फ पढ़ लीजिएगा जिन्होंने मतलब पहले वीडियो देख चुके हैं। उसके बाद बस इसमें ना ये एक लाइन है जो बताना है, बहुत बेहतरीन लाइन लिखी है। क्या करते हैं कि हमारे ना सर खून खून में हमारे इनकम टैक्स दौड़ रहा है अभी, तो हम लोग क्या करते हैं इनकम टैक्स और फेमा में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है। फेमा में साफ लिख रखा है सिटीजनशिप इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब सिंपल वर्ड में ये कहना चाहता है 182 डेज की आपको जो कंडीशंस दे रखे जो ऊपर, उसको स्पेसिफाइड करना होगा, तभी हम आपको बताएंगे कि आप पीआरआई है या पीआरओआई नहीं है। अगर आप सिटीजनशिप है सर, आप इंडिया में पैदा हुए बड़े हुए सब कुछ हुए, लेकिन आप 182 डेज से कम रहे और ऊपर की कंडीशन जैसे स्पेसिफाइड कंडीशन में नहीं फॉल करते हैं तो हम आपको पीआरओआई मानेंगे, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मानेंगे। उसके बाद ये सारे कई सारे एग्जांपल्स दे रखे। अब ये क्वेश्चन रेलेवेंट हो जाते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब एमसीक्यू बेस है तो ये सब रेलेवेंट हो जाती है। ये पहले वाले कोर्स से ही सीधा उठ के आ रहा है। और जैसे अब हम HUF की बात करें, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, तो उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे सर? जैसे ओन्ड और कंट्रोल, जहाँ से ओन्ड और कंट्रोल होता है एजेंसी, वैसे ही HUF के केस में जहाँ से आप ओन्ड और कंट्रोल करते हैं अपने HUF को, वो आपका हो जाता है। अगर HUF अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है और वहीं से ओन्ड एंड कंट्रोल होता है कर्ता द्वारा, तो सिंपली वर्ड में हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा PRI है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है। उसके अलावा ये एक बहुत बढ़िया केस है ब्रिटिश वाला, इसको समझिएगा जरा, इस पे आपका एक एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि मिस एलिया, मतलब कि सिंपल वर्ड में कोई फीमेल है जो कि 18 डेज ना यहाँ पे रुकती है एंड 12 डेज ना फ्लाइट में रहती है या बाहर। मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। जैसे एयर इंडिया, और एयर इंडिया में जैसे आपको पता है एयर होस्टेस भी होती है, तो मैम है कोई, ठीक है, 18 दिन इंडिया में रहती है, स्टे करती है, 18 डेज स्टे करती है, ठीक है। 12 दिन आउटसाइड इंडिया रहती है, आउटसाइड इंडिया। तो मेरे को एक बार चीज बताओ कि सर ये क्या PRI है या नहीं है? इस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सिंपली वर्ड में अगर हम देखें, 18 + 12 कितने हो गए? एक महीने में 30 दिन है, ठीक है। 365 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे में 18, तो 219 दिन ये इंडिया में रहती है। तो क्या हम इसको PRI मान लें? ओनली इस कंडीशन में कि ना सर वो एम्प्लॉयमेंट बाहर थी, वो बस एयरप्लेन जो है हमारे इंडिया में लैंड करता है, ठीक है, इंडिया में लैंड करता है और 18 दिन बाद या कुछ दिनों बाद वो चला जाता है, 2-4 दिन बाद चला जाता है। वैसे ही करते करते एक महीने में 18 दिन रहती है ये इंडिया में। तो इसका मतलब क्या है कि सर हम उसको PRI कंसिडर कर ले और फेमा के सारे प्रोविजन लगा ले। ऐसे तो सर हमारा पूरा का पूरा जो शिपिंग है या जो हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है आउटसाइड इंडिया, तो ये सारा हमारा डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो ऐसा ही ये केस हुआ और इसमें बताया गया कि क्या होता है कि जैसे मिस एलिया स्टेड इन इंडिया एट मुंबई बेस, ठीक है, एरोप्लेन आया उतरा, फॉर मोर देन 182 डेज यहाँ पे रहा इन प्रीसीडिंग ईयर। शी इज हाउएवर एम्प्लॉयड इन यूके में एम्प्लॉयड है, जैसे मैंने बताया कि आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयड है। बस वो जो एयरप्लेन है वो यहाँ पे लैंड करता है, फिर यहाँ से यात्री यूके ले जाता है, फिर दोबारा यहाँ पे आता है, 2-4 दिन रुकता है, फिर दोबारा ले जाता है। ऐसे करते करते 219 दिन रही मैम, या 182 दिन से ज्यादा रही। She has not come to India for employment. सर एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, ना कोई बिजनेस और सर्कमस्टांस के लिए, which indicates her intention to stay for uncertain period. Under section 2VB, such person are not considered as an Indian resident even if their stay exceeds 182 days in the preceding years. Thus, have stayed in India, she could not consider person resident in India. ठीक है, आगे पढ़िएगा जरा, मैं बताता हूँ। जैसे इन लोगों ने तो बहुत अच्छी भाषा में लिखा, इतनी भारी अंग्रेजी में लिखा, उसको सिंप्लीफाई कर में बताते हैं। 182 डेज से ज़्यादा आप स्टे करते हैं, रहते हैं।
सर इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप स्टे करते हैं तो ये आपका इंटेंशन दिखाता है, ठीक है। ना आप बिजनेस पर्पस के लिए आए, ना आप एम्प्लॉय पर्पस के लिए आए, ना आप बिजनेस पर्पस के लिए, ना आप एम्प्लॉय पर्पस के लिए, ना आपका कोई इंटेंशन है यहाँ रहने का। तो ये आप ओनली किसके लिए सर, एम्प्लॉयमेंट पीरियड के दौरान जो यूके में आपका एग्रीमेंट था उस वजह से आपको यहाँ पे आना पड़ा। तो उस स्टे को, उस घड़ी रहने को हम आपका इंटेंशन नहीं बोल सकते, और हम ये नहीं बोल सकते कि आप PRI है। आपको हम क्या मानेंगे सर, PROI ही मानेंगे, PROI, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। सर लेकिन एक केस तो और हो सकता है कि सर वो जो एम्प्लॉय है ना, वो जो मैम है, वो इंडियन एयरलाइंस के साथ ही हो, इंडियन एयरलाइंस के साथ हो, तो उस घड़ी, उस समय हम उसको क्या मानेंगे सर, हम उसको PRI मानेंगे अगर वो 182 दिन से ज्यादा है। मैं कहता हूं लेस देन 182 डेज है तो क्या होगा सर, मैंने जो लास्ट क्लास में आपको पार्ट 1 में आपको समझा चुका हूं, पार्ट 1 में यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। ये एम्प्लॉय पर्पस इसके लिए इंडिया में आई है, लेस देन 182 डेज के लिए था, उसके बावजूद भी ये क्या रहेगी सर, PRI रहेगी। समझ रहे हैं, इंटेंशन क्या था, आप लेस देन 182 डेज के हैं, लेकिन इंडियन एयरलाइंस जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उसके साथ एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के स्पेसिफाइड पर्पसेस में आया, स्पेसिफाइड पर्पस होने के कारण उसको PRI माना गया, ठीक है। अब इसके बाद तो ये सारे के सारे वही केस स्टडी के बारे में बताया गया, ठीक है। और ऑथराइज पर्सन के बारे में बताया था कि ऑथराइज पर्सन के थ्रू अगर एक्सचेंज करते हैं तो हम उसको फॉरेन एक्सचेंज मानते हैं, अदरवाइज किसी कंपनी बोल दिया होगा, किसी कंपनी के पास हमने एक्सचेंज करा लिया तो सर ये हवाला की तरह होता है। जरा MCQ में ध्यान से पढ़ लीजिएगा ऑथराइज पर्सन है कि नहीं, बट और ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज पार्ट 1 ध्यान से देखें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये सब चीज़ें आपको आपके दिमाग से चाहने वाली है। ये जो केस लो है ना, ये सब हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आपको बताया था मैंने, पहली पार्ट 1 में बताया था, और ये जो 3rd और 4th पॉइंट पे भी जो मैंने आपको बताया था किस तरह के MCQ ICAP फ्रेम कर रहा है, कैसे केस स्टडी थी, कैसे कैसे मतलब एक लिविंग था तो उसके अकॉर्डिंगली हमें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मानते नहीं मानते, किस तरीके से ICAI ने आपको जम्बल्ड कर दिए थे कुछ कुछ स्पेसिफाइड वर्ड में ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना ध्यान में रखिएगा, ये सब पार्ट 1 में अच्छे से बताया गया है, जो प्लीज़ एक बार आप पढ़ लीजिएगा रीड, जिन्होंने पार्ट 1 देख लिया है, ठीक है। अब आ जाओ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, ठीक है। मुंडी मुंडी चिपका लो भाई, स्ट्रेट बैठना। जो ये है मैं बताता हूँ, कुछ स्केड्यूल पढ़ेंगे, स्केड्यूल 1 2 3 स्पेसिफाइड पर्पस परमिशन के बारे में पढ़ेंगे, और जो ये सब है ना, ये समझ लो कि पहले जब ओल्ड कोर्स हुआ करता था तो लॉ का पेपर ना इन पे तो बनता ही बनता था, एक क्वेश्चन इसका या जो स्टेटस डिफाइन करने वाला था इन दोनों में से एक क्वेश्चन आते आता था, ठीक है। तो MCQ में भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान से प्लीज़ आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। हमने बोला, RBI ने बोला कि हमने ना कुछ ट्रांजैक्शन पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, और उसको जो डिफाइन करा गया स्केड्यूल 1 में, ठीक है। स्केड्यूल 1 में जो ट्रांजैक्शन बता रखे हैं ना, वो बेसिकली रेस्ट्रिक्शन लगा रखे, प्रोहिबिट कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं सर, प्रोहिबिट कर रखे हैं हम, जिसके लिए हम आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं दे सकते हम। सर आप आंख बंद करके भी आप मेरे को बता सकते हो, कुछ तो ऐसी होती है जैसे लॉटरी विनिंग, इनकम फॉर रेसिंग राइडिंग, सट्टेबाजी बेटा हो रही है। सट्टेबाजी के लिए क्या हम डॉलर का एक्सचेंज देंगे कि आप लाए $1 मिलियन लेकर आ रहे हैं, आप उसको रुपये में कन्वर्ट करा रहे हैं, फिर आप करोड़ों जीत के लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लॉटरी विनिंग, रेसिंग राइडिंग, ऐसी अदर हॉबीज जो भी हो, एनी अदर हॉबी बोल दिया, ऐसा वर्ड कोई भी आपको दिख जाए MCQ में तो आप सिंपल डिसअलाउड है, ठीक है। स्केड्यूल 1 में प्रोहिबिट कर रखा है, ठीक है। बहुत ईजी। 3rd पॉइंट और ज़्यादा ईजी है, लॉटरी टिकट को परचेज करें, बैंड प्रिस्क्राइब्ड मैगजीन, जो बैंड करके मैगजीन, जैसे आपको कुछ पता ही होगा, जो लोग इनकॉग्निटा में बैंड प्रिस्क्राइब्ड मैगजीन सर्च करते हैं, तो वो सब जो बैन है ना, उसके लिए हम आपको नहीं मिलेंगे। अब आपको पता होगा सर IPL में ना कई सारे सट्टा बाजारी लिखा रहता है, यहाँ तो फुटबॉल वर्ड यूज कर रखा है। सर आपको ये भी पता होगा कि सर बाहर यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम बाहर भी देखें तो फुटबॉल बड़ा फेमस है, रोनाल्डो, मासी, ये सब जो लोग हैं प्लेयर्स बहुत फेमस है, और करोड़ों के सट्टे लगते हैं। उस वर्ड को क्या यूज करा गया, फुटबॉल पूल्स बनते हैं, ठीक है, और स्विप स्टेक्स बोलते हैं। तो ये 2 वर्ड है ना, ये जैसे लग जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे सर, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। फुटबॉल पूल्स या स्विप स्टेक्स जो है ETC वर्ड लिख दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा। लेकिन फुटबॉल पूल्स और स्विप स्टेक वर्ड लिखकर आएगा तो आपको क्या लिखना है सर, प्रोहिबिट लिखना है। ETC इसलिए लिखा है कि कई सारे हर तरह के आपके सट्टेबाजी हो रहे होंगे, वैसे आएगा नहीं, आता तो फुटबॉल पूल से स्विप स्टेक्स वर्ड पे आता है, बैंड प्रिस्क्राइब्ड मैगजीन, ठीक है। ये 3-4 वर्ड्स हैं जो ये आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अगर ये लिखकर आता है तो आपको क्या लिखना है सर, प्रोहिबिटेड है। अब 4th पॉइंट पर समझिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है।
पेमेंट ऑन कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, एक बार पढ़िए, समझ में आता ही नहीं था। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड आउट टुवर्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर होली ओन्ड सब्सिडी अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज। हमने क्या बोला सर, हम कमीशन की पेमेंट कर रहे हैं सर, किसके लिए? ऑन एक्सपोर्ट। मेड टुवर्ड सर, किसके टुवर्ड है सर? इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर होली ओन्ड सब्सिडी अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज। मतलब ये ऐसी अंग्रेजी लिखी है कि सर एक बार में समझ में भी ना आए किसी को। जरा मेरे को ध्यान से समझना। फेमा में ना सर सिंपली वर्ड में ना ये इतना ब्रह्मास्त्र है, ये याद कर लो। जिसके अगेंस्ट डॉलर नहीं आ रहा, उसके अगेंस्ट डॉलर पेमेंट प्रोहिबिटेड। जो ये लाइन हिंदी में लिखा, ये लॉजिकल है। अब जो ध्यान समझना, हमने क्या बोला कि सर हमारी एक होली ओन्ड सब्सिडी है। सर क्यों बनाई है? लंदन में बनाई है ताकि वहां से वो सेल परचेज कुछ भी करें, लो ऑन दो। अब हमने क्या करा सर, हमने एक्सपोर्ट करा होली ओन्ड सब्सिडी को। इसके अगेंस्ट में हम क्या दे रहे हैं? कमीशन दे रहे हैं हम। किस में दे रहे हैं हम? डॉलर में। मेरे को एक चीज बताओ, क्या लॉजिक है कि हम इसको जो होली ओन्ड सब्सिडी को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में डॉलर में पेमेंट करें कमीशन को? क्या अलाउड होना चाहिए? सर आपको नहीं लग रहा कि सर कुछ कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में आके या गूगल एप्पल इंडिया आके या छोड़ो यार XYZ यूएसए की कंपनी आके इंडिया में अपना ब्रांच खोल ले, XYZ इंडिया बन जाए, ठीक है, 100 रुपए का मटेरियल अपने होली ओन्ड सब्सिडरी को दे देगी, ठीक है, जितने का परचेज करा, और उसके अगेंस्ट में जो कमीशन होगा वो 50 रुपए दे देगी, $50, $100। सर कैसा लग रहा है? सर ये ऐसा नहीं लग रहा है कि सर कुछ ना कुछ लोचा हो रहा है? तो इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए ना क्या करा, एक्सपोर्ट कमीशन को भी ना प्रोहिबिट कर दिया गया। जब ना अगर इंडियन कंपनी अगर कोई इंडियन कंपनी है होली ओन्ड सब्सिडरी में जिसमें इन्वेस्टमेंट है, अगर वो एक्सपोर्ट कर रही है उसको अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी, किसको एक्सपोर्ट कर रही है? होली ओन्ड सब्सिडरी जॉइंट वेंचर को। एक बार और, क्योंकि ये वर्ड लिख कर आएगा तो ही हम एमसीक्यू को टिक करेंगे। क्या मैंने बोला सर हम एक्सपोर्ट करें, सर किसको करें? टुवर्ड इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो हमारी होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाती है या ज्वाइंट वेंचर बन जाती है, जिसमें हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन ज्वाइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरी एब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनी। मतलब इंडियन कंपनी की कुछ एब्रॉड में ज्वाइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी है जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब लंदन में हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट में कमीशन इन डॉलर प्रोहिबिटेड है। क्या है सर? प्रोहिबिटेड है, ठीक है। होली ओन्ड सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है, तो उसके अगेंस्ट में सर अगर हमने एक्सपोर्ट करा है उसको, तो उसका कमीशन प्रोहिबिटेड है, सिंपल वर्ड में। आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पशन दे रखी होगी तो वो नीचे आएगी, अभी टेंशन मत लीजिए। अभी हमें क्या लिखना? प्रोहिबिटेड मान के चलना है, सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। अब जरा ध्यान सुनना, डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। जहां पे डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल हो जाती है ना, तो उस घड़ी में भी ना हम क्या बोलते हैं, हम आपको डॉलर प्रोहिबिट करें। डिविडेंड बैलेंसिंग को समझिएगा, डिविडेंड बैलेंसिंग को समझिएगा जरा। ये नहीं कि डिविडेंड बैलेंसिंग वर्ड देख लिया और आपने प्रोहिबिट कर लिया। कुछ मास्टर लोग ऐसे हैं जो पढ़ा रहे हैं कि ना डिविडेंड बैलेंसिंग बेटा वर्ड आता है ना तो आप ना प्रोहिबिट कर देना। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं, समझिएगा, ठीक है। इंडियन कंपनी ये यूएसए। हमने एक स्कीम निकाली सर। क्या स्कीम निकाली? सर आप इंडिया में आओ, ठीक है। इंडिया में सर इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, मान लो $1 मिलियन का, $1 मिलियन का। अब बाहर ना जो भी आप एक्सपोर्ट करोगे ना, तो उसको कितना परसेंटेज आप एज ए डिविडेंड ले जा सकते हैं, मतलब क्या हुआ, एक यूएसए कंपनी आई, ठीक है, उसने इंडिया में एक कंपनी ओपन करी XYZ इंडिया।
ये थी XYZ USA। ध्यान समझिएगा, XYZ USA ने इंडिया में $1 मिलियन इन्वेस्ट करें, ठीक है, इंडियन कंपनी में। XYZ इंडियन कंपनी बना दिया। अब वो जो इंडियन कंपनी है वो ना आगे एक्सपोर्ट करे सर कितना, $100 मिलियन का। नहीं यार, इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन है और आप थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना। चलो $5 लाख का एक्सपोर्ट करा, ठीक है। अब ये बताओ कि सर $5 लाख का एक्सपोर्ट करा क्या, तो $5 लाख ही सर आपका प्रॉफिट होता है क्या? नहीं, लॉजिकल है। तो उसी चीज में ना डिविडेंड मॉडल आया। इसमें क्या हुआ, डिविडेंड रीबैलेंसिंग मॉडल में क्या आया कि सर आपका जैसे प्रॉफिट हुआ $1000 का, चलो $1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो रेस्ट्रिक्शन लगा लिया कि सर आप जो $1 लाख है ना, इससे ज्यादा सर बाहर नहीं ले जा सकते। डिविडेंड रीबैलेंसिंग का सिंपली वर्ड में था कि सर आपको $1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो आप $1 लाख बाहर ले जा सकते डायरेक्ट एक बारी में, आप इसका 50% ही ले जा पाएंगे, ठीक है। मतलब सिंपल वर्ड में सर आप इंडिया में आए ताकि आप इंडिया के जो एग्रीकल्चर थे, गेहूं खरीदा, ठीक है, और अपने देश गेहूं ले गए लंदन में, वहाँ क्योंकि लोग खतरबाड़ी नहीं कर रहे हैं, वहाँ आपने बेच दिया, आपने अपनी कंपनी को बेच रहे हैं, आप सस्ते रेट में बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर आप प्रॉफिट का हिस्सेदारी भी आप ले जा रहे हैं। तो नहीं सर, हमने ना रेस्ट्रिक्शन लगा दिया सिंपली वर्ड में, डिविडेंड रीबैलेंसिंग जहाँ पे लग गया ना तो प्रोहिबिटेड है। तो कितना सर हम ले जा सकते हैं? सर 50% प्रोहिबिटेड है। सर क्या मैं कह सकता हूँ सर $50,000 क्या ये ले जा सकते हैं? MCQ ये आएगा। डिविडेंड रिबैलेंसिंग में हमने सीखा कि कोई एक बाहर की यूएसए की कंपनी ने इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट किया, वो बाहर एक्सपोर्ट कर रही है $500,000 का, जिसमें से $110,000 का उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन डिविडेंड रिबैलेंसिंग में उन्होंने कह दिया एग्रीमेंट में कि 50% जितना प्रॉफिट हुआ था, मुनाफा $50,000 ही आप लेके जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। तो कितना आपको प्रोहिबिट किया जाएगा? सर $50,000 ही आपको प्रोहिबिट किया जाएगा और $50,000 ये आपको अलाउड हो जाएंगे। मतलब $50,000 प्रोहिबिटेड हो गया और $50,000 अलाउड हो गया, ठीक है। $50,000 अलाउड हो गया, $50,000 प्रोहिबिटेड हो गया। मतलब जितना डिविडेंड रीबैलेंसिंग में अलाउड था ना, उतना तो हम आपको अलाउड कर देंगे, लेकिन उसके जो वोर था वो सब आपको अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय कंपनी टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल, जहाँ पे डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल हो रही है वहां पे आपको प्रोहिबिट कर दिया। लेकिन अगर स्पेसिफाइड केस आ गया तो आपको ये पढ़ना होगा पूरा का पूरा, ठीक है। इन्होंने वर्ड यूज करा बैलेंसिंग, होता है रीबैलेंसिंग, ठीक है। तो जितना बैलेंसिंग के लिए आपको रखना था उतना आपको प्रोहिबिट किया गया बैलेंसिंग, ठीक है। ये जो है ये बैलेंसिंग करने के लिए रखा गया है, ये जितना बैलेंसिंग करने के लिए रखा गया है ये आपका प्रोहिबिटेड हो गया है। जितना बैलेंस के लिए आपको अलाउड नहीं करा गया है, मतलब इस पे बैलेंसिंग एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो ये आपको अलाउड हो गया है। मतलब 50% की बैलेंसिंग के लिए आपको बोला गया था प्रॉफिट का रखना है, ठीक है, उसके ऊपर आप ले जा नहीं सकते। तो जितना बैलेंसिंग के लिए बोला गया था उतना प्रोहिबिटेड है, जितना बैलेंसिंग के लिए नहीं बोला गया था उसके फोर साइड मतलब उससे ऊपर जो भी है या उससे मिनिमम जितना है आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ड बैलेंसिंग वर्ड यूज हुआ हुआ है, जो सेल्फ पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता। और कई लोग ऐसे बताते हैं डिविडेंड बैलेंसिंग जहाँ पे वर्ड आ जाए तो आप इसे प्रोहिबिट कर दें। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वहाँ पे मास्टर गुरु जी भी ठीक है, क्योंकि कई केस स्टडी कई MCQ में ऐसा भी देखा गया है कि सर आपको सिंपली वर्ड में 4 ट्रांजेक्शन लिख के दे दी, ठीक है। उसमें से ये 3-4 ट्रांजेक्शन लिख दी कि स्पेसिफाइड, जैसे फुटबॉल पूल्स का था, फिर उसमें डिविडेंड बैलेंसिंग वर्ड लिख के आ गया, ठीक है। उसके बाद रेसिंग राइडिंग लिख कर आ गया। तो जो ये ऐसे MCQ आएंगे तो वहां पे मैं भी यही कहूंगा कि डिविडेंड बैलेंसिंग वर्ड लिख कर आ जाए तो सर हाँ उसको प्रोहिबिटेड मानना। लेकिन जहाँ पे स्पेसिफाइड आपको एक केस स्टडी आ रखी है और जिसमें डिविडेंड बैलेंसिंग को ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितना अलाउड है कितना डिसअलाउड है, तो आपको ये चीज याद रखना होगा, ठीक है। जो मैंने समझाया ना ये याद रखना होगा जब स्पेसिफाइड केस स्टडी आती है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ स्पेसिफाइड केस स्टडी आस्क, ठीक है। जब स्पेसिफाइड केस स्टडी आस्क होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अदरवाइज जैसे ही डिविडेंड बैलेंसिंग वर्ड आपको दिख के आ जाता है तो आप उसको क्या रखेंगे सर, प्रोहिबिटेड मान लेंगे, ठीक है। अब अगला भाई साहब ये सबसे मस्त था। सर आप हमेशा लंदन वर्ड यूज कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या था लंदन में, हम आपको अब छठे पॉइंट बताते हैं। रूपी क्रेडिट स्कीम, रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, सॉरी रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, ध्यान समझना आप, ये भी बहुत अच्छा एक है। आपको कई सारी चीजें, मतलब मेरे को तो समझ आता है लॉ हटाया क्यों। सी फाइनल लेवल पे ना ये होना चाहिए, मतलब इससे मतलब 12-12 लाख 13-13 लाख के पैकेज लोगों के लग रहे थे फी में। मतलब RBI के अंडर कोई लॉ मतलब काम कर रहे थे, सेबी में कई सारे टेस्ट होते थे, जैसे मैं आपको बता दूं
फॉर पर्पस NISM आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। इसके कई सारे सर्टिफिकेशन के कोर्स होते हैं। जिसको लाखों में खेलना है, 10-12 लाख का अगर जॉब करना है वो सुन ले, वो सर्टिफिकेशन देख लेगा। एक बार बोल दे दोबारा बताऊंगा भी मैं, अपने आप देख लेना, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब जिसको 10 लाख 12 लाख मिनिमम कमाने हैं ना भाई, एक बार देख लेना, पढ़ लेना। एक बार बोल दे दोबारा बताएंगे भी। चलो आ जाते दोबारा अपने, हमने कोर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, ठीक है। 10 मिनट क्या हुआ, ये भारत है हमारा देश महान। हमारे पास सर, हमको पता ही है भाई, मेरे ड्राइंग का ना भाई मत बोलना कि ये कैसी ड्राइंग बना रहे हो। आपको पता है यहाँ से चाइना लोग हमसे लड़ रहे हैं, यहाँ पे हमारे दोस्त पाकिस्तान वाले लड़ रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ पे हथियार की शॉर्टेज रहती है। अब बाहर जो डेवलप्ड कंट्री लाइक लंदन, और ये रियल केस है, उसी के वजह से ये केस है, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट उसी की वजह से आया। अब ये लोग क्या करते थे कि ये लोग न्यू वेपन बनाते और पुराने वाले को क्या बोलते हैं, डिस्कार्ड कर देते। वो लोग क्या नए नए वेपन बनाते और पुराने वाले को डिस्कार्ड करते हैं। इंडिया वालों ने देखा भाई, जो इनके ओल्ड मटेरियल है ना, ओल्ड मटेरियल वही बड़े यूजफुल है, वो तो हम बना ही नहीं पा रहे। मतलब इतने डेवलप्ड इनके वेपन्स हैं जिनको ये लोग एज ए स्क्रैप फेंक रहे हैं, मतलब उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उसको आपको मतलब एज ए स्क्रैप फेंक रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, हमें तो फाइट करने में बहुत आसान होगा। पाकिस्तान चाइना में अगर कभी कुछ होता है लड़ाई वड़ाई, तो हमारे लिए तो बहुत आसान है, बहुत अच्छी चीज है। तो इनके बीच ना एक एग्रीमेंट होता है, क्योंकि करोड़ों का सर माल है, खरीद रहे हैं सर। मान कर चलो कि सर हमने $10 मिलियन के वेपन खरीद रहे हैं। अब सर हम $10 मिलियन के वेपन खरीद रहे हैं, हर महीने खरीद रहे हैं सर। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? $100 मिलियन, $50 मिलियन, ऐसे ऐसे सर वेपन खरीद रहे हैं। तो लंदन वालों ने बोला ठीक है सर, हम ना इसके अगेंस्ट में रुपये एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर क्या ये रुपये एक्सेप्ट करें? मतलब सर अगर आप ना $10 मिलियन के हमारा वेपन खरीद रहे, कोई नहीं सर, हम रुपये ही एक्सेप्ट कर लेंगे। और लंदन के पास ना इतना सारा एक्सेस रुपया हो गया कि आप मानोगे नहीं। उसने क्या करा, लंदन भाई ने, हमारे मित्र देश ने, उन्होंने 100 रुपए का नोट था ना, उसको बाहर ऑक्शन कर दिया 80 रुपए में। 80 रुपए मतलब $1। $1 80 रुपए का था, 80 रुपए में ऑक्शन कर दिया। मतलब 100 रुपए का जो वैल्यू वाला नोट था उसको 80 रुपए में। लंदन ने बोला कि भाई हमें मिल तो रहे $100 मिलियन, लेकिन हमारे लिए जो रुपीज में मिल रहा है, मतलब जो $10 मिलियन मिला है इंटू में 80, मतलब इतना 100 मिलियन रुपीज में मिल रहा है। ये तो हमारे लिए यूजलेस है, ये तो हमारे लिए यूजलेस है। तो इसको ऑक्शन कर दिया, 100 रुपये वाला जो नोट था उसको 80 रुपए में ऑक्शन कर दिया डॉलर में। $1 में ले जाओ 100 रुपये का, ऐसे ऑक्शन कर दिया। क्योंकि इतने सारे ऑप्शन थे, तो अब हर किसी देश के पास ऐसे ही था, मतलब हर किसी के पास ऐसा आने लगे XYZ कंट्री में। तो अब क्या हुआ, अब जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, अब हम जब एक्सपोर्ट करते हैं लंदन में, ठीक है, क्योंकि लंदन के पास तो एक्सेस था, तो लंदन वाले क्या करते हैं, वो ना हमें ना एक्सपोर्ट के बदले रुपये दे रहे हैं। ध्यान सुनने का, अगर हम एक्सपोर्ट करें लंदन में तो उसके बदले सर हमें क्या मिल रहा, सर हमें उसके बदले क्या मिल रहा, रुपये मिल रहा। अब जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं $10 मिलियन का, उसके हमें क्या मिल रहा है, 10 इंटू में 80, इतना हमें रुपये में मिल रहा है। तो इंडिया ने ये चीज देखा, इंडिया को ये चीज रियलाइज हुआ कि सर एक चीज बताओ, सर हमें रुपये में मिल रहा है, तो इसका कमीशन, इसका जो कमीशन है ना, इसका जो कमीशन है वो भी इन रुपीज ही अलाउड होगा। सही बात है सर, जब हमने यहाँ से कोई चीज, लेट्स सपोज गेहूं चावल ये सब हमने एक्सपोर्ट करा, उसके अगेंस्ट में हमें मिला रुपये, तो उसके अगेंस्ट में अगर जो कमीशन दे रहे हो ना, एक्सपोर्ट कमीशन, वो भी रुपये में ही दे सकते हो। उस पर आपने रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिट लगा दिया कि अब आपको जो एक्सपोर्ट कमीशन देना होगा अगर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट है, और इसको बोला जाता है रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। क्या बोला जाता है, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में जो कमीशन भी होगा वो किस में अलाउड होगा, सर रुपीज में ही अलाउड होगा। लेकिन अब तो टाइम बीतता गया, टाइम पास ऑन होता रहा, अब रुपीज भी उनका ज्यादा बिक गया, तो इसके लिए अब थोड़ी सी लिवरेज दे दी है। सर लिवरेज क्या दी है, एक्सेप्ट कमीशन
अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट टी एंड तंबाकू। क्या बोला? एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड तंबाकू। बेटा जुबान केसरी याद होगा, तंबाकू। आपने रोनाल्डो मेसी का आपका मैच हो रहा था, आपको याद होगा, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था, वहां पे जुबान केसरी का ऐड चल रहा था। क्योंकि हम लोग इतना तंबाकू खाते हैं लेकिन तब भी हमारे पास वो तंबाकू बच जाता है, और चाय पत्ती भी टी बच जाता है। मतलब इतने सारे, आपको पता है देहरादून में इतने बड़े बड़े बैगाम हैं, अगर हमने वो टी, ये तंबाकू, स्पेलिंग गलत है मेरे को पता है, ठीक है, तो जो तंबाकू टी है, अगर इस पे भी हमने प्रोहिबिशन या रेस्ट्रिक्शन लगा लिया, जो हमारे इतने करोड़ों का व्यापार हो रहा है, 100 मिलियन डॉलर का, तो ये तो बंद हो जाएगा। क्योंकि इतना बल्क में हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं और सारा हम लोग खा भी नहीं सकते हैं। मानता हूँ, यू कांट अंडरस्टिमेट अस। चाय तो हमारे सीए स्टूडेंट में नस नस में होता है कि आप नस काटो तो चाय गिरे, लेकिन तब भी इतना ज़्यादा हमारा बल्क में प्रोडक्शन होता है, तो ये हमारे एक्सपोर्ट के लिए ना, हमारे जो एक्सपोर्ट के लिए हमारा बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा था, क्योंकि हमारे जो वेयर हाउस से पूरे के पूरे भर रहे थे। तो अंडर फेमा ये चीज़ हमने देखा गया, अंडर फेमा हमने देखा, और हमने बोला कि ठीक है, कुछ प्रोडक्ट लाइक टी एंड तंबाकू, यार स्पेलिंग देख ही लेता हूँ वरना तुम लोग बोलोगे मेरे को स्पेलिंग नहीं आती, तंबाकू पे ना हमने ना कमीशन अलाउड कर दिया कि आप डॉलर में दे सकते हैं या अंदर फॉरेन एक्सचेंज में दे सकते हैं। कितना? अप टू 10%, ये याद रखना, अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। सर ये याद रखना होगा। हाँ सर, पहले भी ये 4 मार्क्स के हमारे, मतलब केस स्टडी जो पहले ओल्ड कोर्स में हुआ करता था उसमें 4 मार्क्स का आता था, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है एमसीक्यू में आपसे पूछने का कि कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू टी एंड टबाको केस में अलाउड है। किसके केस में सर? टी एंड टबाको केस में 10% रुपीज स्टेट क्रेडिट रूट में भी अगर हमें रुपया मिल रहा है तो उस केस में भी हम 10% हम आपको दे सकते हैं। क्या सर? कमीशन दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज गेहूँ चावल रहता, अगर कोई भी आपने चीज अपने करा एक्सपोर्ट, तो ये चलाओ। कॉल बैक सर्विस, जरा ध्यान समझिएगा इसको भी। 1947 में क्या होता था? 1947 उससे पहले कॉल बैक सर्विसेज होती सर, अभी होती सर, एग्जिस्ट ही नहीं करती सर। कोई टावर बचा सर, एग्जिस्ट ही नहीं करता सर। कब खत्म हो गया सर? 20-30 साल से खत्म हो चुके हैं, 20-30 साल पहले से ही खत्म होना स्टार्ट हो गया। सर क्या होता था सर, आपको याद होगा कि सर पहले क्या होता था कि हमने यहाँ से कॉल करा, बीच में पेजर लेकर होता था, पेजर होता था छोटा सा, हमने पेजर से कोई मैसेज ड्रॉप करते थे और वो जो बीच में वो एजेंट बैठा रहता था वो उस मस्त मैसेज को पढ़ता था, आई लव यू जानू। उस आई लव यू जानू को एग्जैक्ट वो आगे सुन के भेजता था। तो कॉल बैक सर्विस होती थी कि आपने, मेरे बाबू ने थाना थाया, तो उसको सुन के वो पेजर से वो आगे भेजता था थाना थाया को, तो उसको कॉल बैक सर्विस बोलते थे। तो वो बंद हो चुकी है। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू में दिख जाए तो आप लिख देना, मेरे को तो उम्मीद थी ये हटा देंगे लेकिन उन्होंने अभी भी रखा हुआ है कॉल बैक सर्विसेज को। एनीवे, कॉल बैक सर्विस मिल जाए तो आप प्रोहिबिट रख दीजिएगा। हमने क्या पढ़ा? रेसिंग, विनिंग, ये सब हमने प्रिस्क्राइब्ड मैगजीन के बारे में पढ़ा। टू बार ज्वाइंट वेंचर में अगर कोई एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके कमीशन में डिसअलाउड कर रहा था, किसका? कमीशन। डिविडेंड बैलेंसिंग, यहाँ बैलेंसिंग वर्ड को याद रखिएगा। फिर उसके बाद रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, ठीक है, ये ठीक है, अप टू 10% हमें अलाउड है। कॉल बैक सर्विसेज के बारे में पढ़ा। और ये एक केस हुआ था बेसिकली, ये वाला तो वैसे तो अब बंद है, अब तो ये अकाउंट खुलना भी बंद हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों है। रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम, कोई हमने इंटरेस्ट इनकम रेमिटेंस करे इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम, नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट। जरा ध्यान से समझना, आपको पता है भारतवर्ष में अगर कोई आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको सर इंटरेस्ट मिलता है, सर सही बात है। लेकिन सर कोई फॉरेनर इंडिया में आती है, ठीक है, फॉरेनर कोई इंडिया में आती है घूमने के लिए, ताजमहल को देखने के लिए, उन्होंने क्या करा, अपने जो पैसे थे ना कि एक अकाउंट में जमा करा दी, उसका नाम था नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट। तो ये क्या हुआ, एक केस हुआ था बेसिकली, ऐसे ही सुन लीजिए, इसको क्या ही समझाना, अब तो बंद हो गया, एमसीक्यू भी नहीं आए। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने ना सर अकाउंट में $1 लाख जमा करा दे, सेविंग अकाउंट था, और सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि उन्होंने बोला कि सर इन्होंने हमें, बैंक वालों ने इंटरेस्ट इनकम नहीं दी, ठीक है। तो इस पर क्या सर्कुलर आया कि उन्होंने बोला था कि हाँ इंटरेस्ट इनकम नहीं देनी चाहिए, सही बात है। और अगर इंटरेस्ट दे भी रहा है, बैंक इंटरेस्ट दे भी रहा है तो उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है, ठीक है। क्यों सर? सही बात है सर, आप यहाँ पर आते हो घूमने के लिए, कल को आप ले आए $1 मिलियन, बाहर विदेशों में तो सर मिलता नहीं है सेविंग बैंक में इंटरेस्ट।
उसपे सोचा 4% सेविंग बैंक पे खाएंगे और उसको ना आप डॉलर में अपने देश वापस ले जाएंगे। तो इस चीज को प्रोहिबिट कर दिया गया। मतलब अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो आप ना उसको डॉलर में नहीं ले जा सकते। लेकिन क्या मेरा क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल को ले जा सकते हैं? प्रिंसिपल को ले जा सकते हैं $1 मिलियन को? जी सर, ये अलाउड है। लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट होता है उस पर 4%, $0.04 मिलियन, क्या ये ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में यही था। नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपीज पीएम अकाउंट, अगर याद हो जाए तो ठीक है। वैसे एमसीक्यू आने के चांसेस खत्म हो चुकी कि ये अकाउंट खत्म हो चुका है, इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है, इंटरेस्ट नहीं देती है बैंक, कुछ नहीं होता है, तो इसका अस्तित्व ऐसे ही खत्म है। नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपीज स्कीम अकाउंट, ठीक है। एंड कॉल बैक सर्विस, इसका भी अस्तित्व खत्म हो चुका है। मेहरबाबूना थाना था। अब स्केड्यूल 2, अब इसमें कुछ बोला गया है कि ये ना कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है ना जिसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल लगेगा ही लगेगा ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट में भी सर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आपने पढ़ा होगा सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपेरेंट है। सर किस किस केस में किस किस का अप्रूवल लगता है और क्या होता है, इनके बारे में ध्यान समझिएगा। क्या सर हमें याद रखना होगा? हाँ सर बिल्कुल याद रखना। सर क्या मजाक करो सर, यही मजाक है, ये याद रखना पड़ेगा। जो भी चीजें यहाँ पे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना कि कितनी लिमिट है, क्या लिमिट है, किसका अप्रूवल लगेगा, ये क्वेश्चन आएगा, बकायदा क्वेश्चन आएगा, उसको रोक नहीं सकता कोई आने से। मैं खुद नहीं रोक सकता, आएगा तो आएगा, इसको कुछ नहीं कर सकते। ये सारे के सारे जो है याद करने होंगे। हाँ, लिमिट भी याद करनी होगी सर, बिल्कुल याद करनी होगी। अब जरा ध्यान सुनना, मैं ध्यान से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ जाए तो वेरी गुड, नहीं तो रट्टा लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। पहले कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में कि किन किन केसेस में आपको HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का अप्रूवल लगता है। HRD सर 2 केस है, अभी तो मेरे को यहाँ पे 2 ही दिखेंगे। ठीक है, एक तो है पहला कल्चरल टूर। कोई भी आपके कल्चरल टूर के लिए आप जाते हैं बाहर में, ठीक है, कोई भी कल्चरल टूर, नाच गाना जो भी होता है, ठीक है, उसके लिए अगर आप जाते तो आपने अगर 1 रुपए भी अगर आपको बाहर खर्च करने कल्चरल टूर पे, क्या बोला, एग्जैक्ट यही वर्ड लिख कर आएगा कल्चरल टूर। ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत ले। कल्चरल टूर्स पे अगर आपको 1 रुपए भी खर्च करने हैं तो किसका लगेगा? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। एक बार और, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एक बार और, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का अप्रूवल लगेगा कल्चरल टूर्स के केस में। एक और आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक और केस है यहाँ पे। रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, स्पॉन्सरशिप, sports activity abroad by a person other than an international, national, state level sports body if the amount involved exceeds US $100,000, $1,00,000, $100,000। आपको पता है यूएसए में ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं $100,000 और हम लोग बोलते हैं $1,00,000। तो आपको जैसे प्रोनाउंस करना है वैसे प्रोनाउंस कीजिए। अगर आप कोई भी रेमिटेंस करें कितना सा $1,00,000 से ज़्यादा तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का लगेगा अप्रूवल। लेकिन अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी, मैंने क्या बोला, कोई इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल बॉडी हुआ, मतलब जैसे कॉमनवेल्थ गेम हुआ था बेटा, ध्यान समझिएगा, कॉमनवेल्थ गेम हुआ और वहाँ पे हमने इतने लाखों लाखों रुपए के प्राइज बांटे गए। तो आपको लगता है गलत नहीं होगा सर, इतना पूरा वर्ल्ड हमारा कॉमनवेल्थ गेम देख रहा है, इंटरनेशनल बॉडी है, उस पर भी ये रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उनको भी हर चीज के लिए पूछना पड़ रहा है, तो गलत होता। जैसे इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी थी, एक बार और इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल बॉडीज थी, अगर वो कोई प्राइज मनी रेमिटेंस करे तो आप बकायदा बिना किसी अप्रूवल के कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई और है तो उन पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, एक्सीड्स $1,00,000। अगर $1,00,000 से ज्यादा होता है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात ठीक है? ठीक है, अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आता है। ठीक है, आपको क्या इतना डिटेल में याद करूंगा, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। मेरे को चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही पूरा लिख कर आ जाएगा, इतना डिटेल में नहीं आता है ना, पहले ओल्ड कोर्स में आता था। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कब कब अप्रूवल लगता है? एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, मैंने क्या बोला, फॉर द पर्पस अदर देन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल बिडिंग एक्सीडिंग 10,000 बाय a state government and its PSU। ध्यान से समझिएगा,
ये बहुत अच्छा है, ये शायद कोई जल्दी बताता भी नहीं है, मतलब क्या ही बोलूँ यार, क्या क्या टीचर बनेगा। PSU प्रिंटेड, ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हमने क्या बोला, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल बिडिंग। यहाँ पे टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सर वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसा वर्ड कुछ लिखा नहीं, जरा ध्यान से पढ़ना, आपको चीज़ें समझ में आएगी, जब भी समझ में आएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग, अदर, यहाँ पे लिखा है $10,000। अब क्या बोला है कि गवर्नमेंट PSU या स्टेट गवर्नमेंट, क्या बोला है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स PSU, स्टेट गवर्नमेंट ले देता हूँ, कल को किसी जी के लिए नहीं लगता ना, स्टेट गवर्नमेंट एंड PSU, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करे इन फॉरेन प्रिंट मीडिया। सर इसमें क्या लिखा है, सर प्रिंट मीडिया वर्ड लिखा हुआ है। सर अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं तो क्या मेरे को अप्रूवल लगेगा? यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, नहीं लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का यहाँ पे अप्रूवल नहीं लगेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। वहां पे बकायदा आपको MCQ में लिख कर आएगा कि सर $1,20,000 का खर्चा करें, जानबूझ के लिख कर आएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लिख कर। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि शायद बच्चे गलत कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं लगता। उसके अलावा उन्होंने और ध्यान से पढ़ना, अदर देन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। आपको पता होगा सर अमिताभ बच्चन एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आओ भारत में घूमो फिरो ऐश करो मस्त मौज खाटो, तो प्रमोशन ऑफ टूरिज्म है ताकि टूरिज्म बढ़े, फॉरेन का एक्सचेंज हमारे पास है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सर आपको पता है कि सऊदी अरेबिया से हम लोग कई सारे मतलब फंड मंगाते रहते हैं, दुबई अबू धाबी ग्रुप जो है उनसे भी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, तो उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, या इंटरनेशनल बिडिंग जो चल रही है, ठीक है, लंदन में, उसमें अगर होता है तो उस केस में भी आपको क्या लेने की अप्रूवल की जरूरत है? नहीं। और इसके अलावा अगर कोई केस बचता है तो $10,000 तक अलाउड है। अगर ये एक्सीड होता है तो आपको अप्रूवल लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा सर? अप्रूवल लगेगा। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है, सॉरी कॉल आ रहा था, ठीक है, पापा जी का वही ऑपरेशन जिसको पता है तो जाना पड़ता है ना बार बार, ठीक है। हाँ चलो, मैंने क्या बताया कि $10,000 से अगर एक्सीड होता है तो अप्रूवल लगेगा। $10,000 से एक्सीड होता है तो एक बार जरा इसको पूरे के पूरे डायग्राम को देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करे तो सर कोई अप्रूवल की जरूरत है नहीं। प्रिंटेड मीडिया में भी 2 कंडीशन आ रही है, टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इंटरनेशनल है बिडिंग चल रही है तो उसमें अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अदर में अगर $10,000 से ज्यादा है तो एक्सीड होता है तो उस केस में होता है। सर इसका कोई एग्जांपल, सर कोई प्रॉपर्टी होती है, सर आप ना मानोगे नहीं, सर PSU है, PSU होता था पहले, तो अब तो प्रिंटेड मीडिया में ऑल्सो होता नहीं है, पर PSU कई सारे ऐसे प्रॉपर्टी अगर निनाम करनी होती है, बेचनी होती है कि USA कोई बंदा बिडर आके यहाँ पे लगा है, तो जैसे बिडर होते हैं वहाँ के तो वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, तो वो लोग देखते हैं, ठीक है, और बोलते हैं चलो ठीक है बिड लगाते हैं, तो ऐसे होता है। हाँ ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक और होगा, एक और जगह होगा, एक और जगह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लगता है। हाँ यार, P&I क्लब, P&I क्लब क्या होता है सर? फॉरेन के होते हैं P&I क्लब, जैसे कि ना आपको शिप का पता होगा, जैसे बाहर होता है, ये भी बेसिकली लंदन में ही होता है P&I क्लब, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे कई सारे P&I क्लब होते हैं, ठीक है। अब आपने उसका मेंबरशिप ले लिया। P&I क्लब कैसा होता है सर? इसका क्यों मेंबरशिप लोग लेते हैं, जरा ध्यान से समझना। सिंपली वर्ड में आपका शिपिंग का बिजनेस है, ठीक है, इस बार आपको लग रहा है कि सर आपको ना कोई बिजनेस हो नहीं रहा है, तो आप क्या करते हो सर, P&I क्लब में ना एक मेंबरशिप ले लेते हो। जैसे कि अगर आपका कोई लॉस होता है ना, तो आपने अगर इसका मेंबरशिप ले रखा है, तो मेंबरशिप के अगर ले रखा है तो आपको जो लॉस हो रखा है ना, यहाँ से रिम्बर्स हो जाता है। तो ये होता था P&I क्लब में, ठीक है। अगर आपका कोई मेंबरशिप ले रहे हैं इसका, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आपको क्या लगेगा? अप्रूवल लगेगा, और उसमें भी इंश्योरेंस डिवीजन का अप्रूवल। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल कहाँ का रहता है सर? P&I क्लब में है। और एक ऊपर हमने पढ़ा रेमिटेंस करें, एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉरेन प्रिंट मीडिया। सर याद करना पड़ेगा सर, बिल्कुल याद करना होगा। अगर हो सके तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, उसके अंदर जो सब डिपार्टमेंट बना हुआ है ना, वो भी याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। कोई रिस्क मत लीजिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि सर ये जो आते हैं ना चीज़ें, तो वो सब आते हैं, तो वो आते हैं। 1 पेज का है मेरे हिसाब से, 1 मार्क्स का MCQ आराम से, 1-2 मार्क्स का MCQ आराम से हो सकता है, ठीक है। 1-2 मार्क्स का MCQ तो आराम से हो जाएगा। 2 मार्क्स का जैसे भी केस स्टडी बनता है,
अभी पता नहीं, अभी तो हो चुके शायद 1-2 एग्जाम हुए या नहीं हुए, देखिए और पता करें कि कैसे कैसे पैटर्न आ रहे हैं। एक बार आप खुद अपने जो दोस्त हैं या भाई बंधुओं को एक बार पता करें कि कैसे कैसे पेपर आए हैं, कितने कितने मार्क्स के थे, कैसे कैसे पेपर हुआ, ठीक है। उन सब के बारे में अपने दोस्तों से भी बात करें, ताकि आपको ना एक मिलेगा, अंदाज़ा मिलेगा कि सर कैसे कैसे पेपर हो रहे हैं और आप कैसे टैकल कर पाएंगे। अदरवाइज ना आप ना स्कैटर्ड हो जाएंगे और चांसेस है कि ऐसे चीज़ों में भी अटैम्प्ट लग जाए तो फिर फायदा क्या। रेमिटेंस ऑफ फ्रेट वेसल चार्टेड बाय पीएसयू, किसकी बात हो रही है? पीएसयू द्वारा। रेमिटेंस ऑफ फ्रेट वेसल, फ्रेट ऑफ वेसल चार्टेड बाय पीएसयू। अगर कोई पीएसयू अगर कोई फ्रेट वेसल का अगर रेमिटेंस करना चाहता है तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का अप्रूवल लगेगा। इसमें क्या ही बताना सर, फ्रेट है, किराया है, उसका रेमिटेंस करना चाहते हो पीएसयू द्वारा तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू ऑन सीआईएफ बेसिस। क्या किसके बेसिस? ऑन सीआईएफ बेसिस। जैसे आपको पता चैनल के बच्चे तो कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, सीआईएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, दैट इज अदर देन एफओपी एफएएस ऑब्वियसली, सही बात है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू अगर है सीआईएफ बेसिस में तो हाँ जी सर, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का अप्रूवल लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का एक जगह और अप्रूवल लगता है, वही है कंटेनर डिटेंशन चार्जेस। ये याद रख लीजिए, कंटेनर डिटेंशन चार्जेस अगर का रिपीटेस कर रहे तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट सरफेस ट्रांसपोर्ट का आपको अप्रूवल लगेगा, ठीक है। अगला आ जाते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। क्या बोला? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की अगर बात करें, उसमें रेमिटेंस कर रहे हैं तो डायरेक्टर ऑफ जनरल का शिपिंग का आपका अप्रूवल लगेगा। रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय टीवी चैनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, बहुत ईजी, टीवी चैनल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। डिस्कवरी आपको पता होगा, तो डिस्कवरी का जैसे हमने डिस्कवरी इंडिया ने या किसी और ने राइट परचेज कर रखा है तो अगर वो रेमिटेंस कर रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का अप्रूवल लगता है और जरूरी भी है, जरूरी भी है। वरना आपको पता है कि कुछ ऐसे चैनल भी हो सकते हैं अगर वो यहाँ पर आने लग गए तो गलत होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आपको अप्रूवल लगेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैंने वो सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन का अप्रूवल लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन देखेगा कि जिस चैनल के लिए आप प्रोहिबिट तो नहीं है, जिसके लिए आप रेमिटेंस कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें चेक होने के बाद होता है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का अप्रूवल लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के केस में, ठीक है। सर्फेस ट्रांसपोर्टिंग का मैंने बता दिया। कंटेनर डिटेंशन चार्जेस। रेमिटेंस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्राइज मनी, मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, ठीक है, इन सब के बारे में बता चुका हूँ। पहले जब होता था तो पहले इंपॉर्टेंट क्या क्या होता था? पहले तो ये सब इंपॉर्टेंट होता था, जो फॉरेन प्रिंट मीडिया का था ना, ये सब अप्रूवल होता था। कल्चरल टूर का भी आता है, कई बार आ जाता है। ये जो PSU वाला ना, सरफेस ट्रांसपोर्ट का, ये बहुत रेयरली पूछा जाता है। बट अब क्या है कि अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं, टू भी होने सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आज पेपर हो रहा है तो कल भी पेपर हो रहा है और परसों भी पेपर हो रहा है। पहले क्या होता था कि हर 6 महीने बाद पेपर हो रहा था। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, दिल पे लग रही है लगने दो, लेकिन हर 6 महीने बाद पेपर हो रहा था। हर 6 महीने बाद पेपर हो रहा था तो ये होता था कि चलो यार रिपीटेड हो जाएगा। अब ये है कि आज पेपर हुआ तो ये पूछ लिया, कल पेपर हुआ तो ये पूछ लिया। हाँ, तो हर 6 महीने बाद पेपर होता तो हमें पता होता कि ये कल्चर टू पूछा, तो चांसेस है कि इसी में पूछ लेगा। दोबारा पेपर हुआ 6 महीने बाद तो पूछ लिया। अब ये क्या है कि आज पेपर हो रहा है, कल भी पेपर हो रहा है और परसों पेपर हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? हफ्ते में 7 दिन पेपर हो रहा है और कल्चरल टूर पे ही क्वेश्चन आएगा। क्या समझेगा? कल्चरल टूर पे क्वेश्चन आएगा, हफ्ते में 7 दिन पेपर हो रहा है, कल्चरल टूर पे क्वेश्चन आएगा, या एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया पे क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है, चीज़ें बदल गई है। चीज़ें अब थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकती है कि अब आपको सारी चीज़ें याद रखनी होगी। आप अपने दोस्तों से पूछ के आएंगे। जैसे मैं हमेशा आपको स्टार्टिंग से ही रिक्वेस्ट करूँ, विनती करूँ कि अपने दोस्तों से प्लीज़ पूछें कि किस चार्ट या किस टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं। टॉपिक जानना जरूरी है, क्वेश्चन जानना आप ज़्यादा जरूरी नहीं है। टॉपिक जानोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, ऐसे थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आएगी चीज़ें और आप टैकल कर लोगे। अदरवाइज़ यही है कि हफ्ते में 5 दिन 6 दिन 7 दिन जा के आप देते रहोगे, पैसे वेस्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो इसलिए मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जो टीचर मास्टर बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट है, इसको कराओ, तो ऐसा आपको टॉपिक मेरे को लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो बेफालतू कचरा है, जो कचरा है, रद्दी गोदाउन है, उन सबको हमने हटा रहे हैं। जो रद्दी गोदाउन है जिसमें तो कभी कुछ नहीं आ सकता, जो चीज़ बेफालतू है, जो चीज़ स्क्रैप हो चुकी है, जो चीज़ इंडस्ट्री में ही नहीं बची, जो चीज़ बेफालतू में लिखा पड़ा है, उनके बारे में हम नहीं ज़्यादा बात करते हैं, ना ICNA मटेरियल में लिखा हुआ ज़्यादा, ठीक है। अब स्केड्यूल 3 की बात करते हैं। इसमें इंडिविजुअल वर्ड यूज़ करा हुआ है, यहाँ से, ठीक है। इंडिविजुअल, अभी क्या है सर, ये ना फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी प्रोवाइड करा गया है जो कि लिमिट प्रोवाइड करता है $2.5 लाख की, ठीक है सर। बेसिकली फॉरेन रेमिटेंस के लिए ना इंडिविजुअल को फैसिलिटीज प्रोवाइड करा के कि अप टू $2.5 लाख आप
बाहर भेज सकते हैं, जिसके लिए कोई अप्रूवल नहीं लगेगा, जिसके लिए कोई अप्रूवल नहीं लगेगा। सर क्या लिमिट है? $2.5 लाख। ये ध्यान रखने का, ये याद रखना लिमिट $2.5 लाख। क्या $2.5 $2.5 से ₹1 बढ़ता तो उस ₹1 के लिए अप्रूवल लगेगा। मैं कह रहा हूँ 2,49,900 रुपये का आपने कोई परचेज करा, ठीक है, 2 लाख, ध्यान समझेगा, 2,49,900 रुपये का आप डॉलर यूज कर चुके हैं। अब आपको $150 का आप एक चीज और यूज करना है, तो कितना होता है? 2,50,000 50। तो जो 50 एक्सेस है ना, इस 50 के लिए अप्रूवल लगेगा, इस $50 के लिए अप्रूवल लगेगा, ना कि ये 150 के लिए। पूरे 150 के लिए नहीं लगेगा, बस ये 50 के लिए लगेगा, जितना एक्सेस हुआ होता है। $2.5 लाख की जो लिमिट है इंडिविजुअल के लिए, उस $2.5 का जैसे एक्सिट करता है उस ₹1 के लिए लगता है। लेकिन ये $2.5 इसका मतलब ये नहीं कि आप जहां मर्जी आप भेज दें, बैंकॉक की मसाज के लिए आप भेज दें, ठीक है, ऐसा नहीं है। सही चीज के लिए यूज करेंगे, हवाला की यूज के लिए नहीं करेंगे। तो इसलिए कुछ चीजें डिफाइन कर दी गई है ऑलरेडी। प्राइवेट विजिट, कोई आप विजिट के लिए घूमने जा रहे हैं, कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं, यूएसए में जा रहे हैं घूमने, या बैंकॉक जा रहे हैं घूमने, अच्छी जगह, वो भी थाईलैंड भी जा रहे हैं घूमने, दुबई जा रहे हैं घूमने, तो वहाँ पे जब जाते हैं तो उस केस उस घड़ी में भी आपको $2.5 की लिमिट है, तो आपको कोई अप्रूवल लगेगा नहीं, एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। नेपाल एंड भूटान में आपको पता होगा कि रुपये आराम से चल जाता है, और नेपाल एंड भूटान के ही थ्रू हवाला सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि नेपाल एंड भूटान का बॉर्डर देखेंगे तो कुछ है ही नहीं, बस सिंपली लोग पैदल चल चल के नेपाल एंड भूटान टाप जाते हैं, ठीक है। नेपाल एंड भूटान के थ्रू ही ज़्यादातर हवाला ये सब चीज़ें होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे डॉलर के लिए प्रोहिबिशन लगा रखा है, बहुत अच्छा स्टेप वहाँ पे, ठीक है। गिफ्ट और डोनेशन दे रहे हैं, कोई सारे रिश्तेदार हैं, कई सारे आपको डोनेशन या गिफ्ट मिल रहे हैं, तो उसमें प्रोहिबिट लगा है। सर आप डोनेशन तो हमने पढ़ा है कि सर FCRA में सर कई सारे वो FCRA है, आपको स्पेसिफिकली फेमा लिख कर आता है गिफ्ट एंड डोनेशन, तो आप $2.5 की लिमिट चेक करेंगे और सिंपली सर आप अलाउड कर देंगे इंडिविजुअल की केस में, ठीक है। गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अब्रॉड जा रहे हैं, ठीक है, तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अब्रॉड जा रहे हैं, आप कुछ खर्च कर रहे हैं, तो उस चीज़ में इमिग्रेशन हो रहा है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव है, ट्रैवलर ऑफ बिजनेस के लिए आप जा रहे हैं, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन है, स्टडीज अब्रॉड देखेंगे तो आपने एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मैंने लास्ट पार्ट 1 में आपको पढ़ा देता, आप प्लीज़ देख लीजिएगा, वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जिन्होंने पार्ट 1 देखा होगा तो एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जैसे ही लिख दिया तो आपको पता चल चुका होगा कि ये जो है ना, ये लिखते ही 100% ट्रांजेक्शन मैक्सिमम कवर कर ही दिया गया, ठीक है। बस ये है कि प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो जाता है, आपको पता है। अल्टर एनी कैपिटल एसेट एंड लायबिलिटी, अगर कोई लोन दे रहे हैं, अल्टर एनी एसेट एंड लायबिलिटी, वो जो कैपिटल अकाउंट में आते हैं, तो उस घड़ी उस केस में $2.5 की हम लिमिट नहीं देखेंगे, और उस केस में आपका RBI का अप्रूवल लगता है। सेल रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI, किसका अप्रूवल लगता है? सर RBI का अप्रूवल लगेगा, यहाँ पे सिंपली है, ठीक है। ये जरा ध्यान समझिएगा। हाँ, फर्दर दैट ऑफ अ पर्सन हु इज अ रेजिडेंट बट नॉट अ परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया इज अ सिटीजन of foreign state other than a Pakistan or is a citizen of India who is on deputation to the office or branch of foreign company or subsidiary or joint venture। मतलब क्या? अगर कोई इंडिविजुअल है जो रेमिट करना चाहता है अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, मतलब LRS, जो $2.5 की जो लिमिट है उसको क्या बोलते हैं सर? LRS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LRS $2.5 2.5 लाख $2.5 लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ये बड़ी याद रखिएगा, ठीक है। कुछ केसेस में ना वो रेमिटेंट को भी ना ब्लॉक करा हुआ है, ठीक है। कौन कौन है? हु इज अ रेजिडेंट बट नॉट अ परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। जो रेजिडेंट है बट परमानेंटली रेजिडेंट इंडिया में नहीं है, मतलब क्या है, जो रेजिडेंट तो इंडिया का 182 दिन से ज्यादा रह रहा है, ठीक है, लेकिन परमानेंटली रेजिडेंट नहीं है। इज अ सिटीजन ऑफ अ फॉरेन स्टेट अदर देन पाकिस्तान, मतलब अगर पाकिस्तान के अलावा कोई और है तो हम अलाउड कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान है तो हम अलाउड नहीं करेंगे। आपको पता ही है सर क्या है सर, यहाँ पे कमाया, यहाँ कमाया, यही लोगों को बॉम्ब से उड़ाया, बॉम्ब से उड़ा दिया, ठीक है। क्योंकि अगर आप सारा का सारा आप यहाँ से रेमिटेंस करने लग जाए $2.5 के नाम पर, तो आप यहाँ कमा रहे हैं भाई, $2.5 भेज दो ना, फिर बाद में जम्मू कश्मीर में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अदर देन पाकिस्तान है, तो अगर कोई और है अदर देन पाकिस्तान, उसके अलावा कोई और कंट्री का अगर निवासी है जो यहाँ पे काम कर रहा है, तो वहाँ LRS का फायदा ले सकता है और अपने परिवार वालों को भेज सकता है। मतलब 182 दिन से यहाँ पे ज़्यादा था, 182 दिन से ज़्यादा था, मतलब सैम है कोई बंदा या जस्टिन है, यहाँ पर आया, काम कर रहा है, 182 दिन से ज़्यादा रहा, मोर देन रहा, ठीक है। उसको यहाँ पे मान लो कि 1 लाख यानी यार 10 लाख रुपए मिले, उसको ये $1 में कन्वर्ट करके 80 से डिवाइड करेगा, जितना आएगा $10 लाख डिवाइड बाय 80, ठीक है, $12,500 ये आराम से भेज सकता है,
कहाँ से? यूएसए भेज सकता है, रेमिटेंस कर सकता है। अगर यूएसए का बंदा है तो यूएसए आराम से भेज सकता है, ठीक है। उसके बारे में इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ डिप्यूटेशन टू द ऑफिस और अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी और अ सब्सिडी और जॉइंट वेंचर इन इंडिया ऑफ सच फॉरेन कंपनी। सर सिंपली बात है सर, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ डिप्यूटेशन टू द ऑफिस और ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी, किसी फॉरेन कंपनी में किसी ब्रांच में या जॉइंट वेंचर के थ्रू अगर काम कर रहा है सिंपली में, तो क्या सर वो रेमिटेंस कर सकता है। कोई ज़्यादा वो नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। बस पाकिस्तान वर्ड यूज़ करना, क्योंकि पाकिस्तान पे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि पाकिस्तान का बंदा है, यहाँ पर कोई आया है, यहाँ काम कर रहा है, नाम नहीं लूँगा ना, लोग बोलते हैं। एनीवे पाकिस्तान कोई बंदा काम कर रहा है, सिंपली वर्ड में ऐसे लिखा रहा है मिस्टर एक्स पाकिस्तान का रेजिडेंट आ रहा है, तो क्या वो अलाउड कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो मे मेक ए रेमिटेंस ऑफ नेट सैलरी, मतलब क्या होगा सर? नेट सैलरी लिखा हुआ, नेट सैलरी। PFSI काटने के बाद आपको ना क्वेश्चन बकायदा आएगा कि सर उसकी जो सैलरी है वो है मान लो $10,000, उस पर जो PFSI कटता है सर, वो कट रहा है $100 प्लस $200 का इनकम टैक्स। तो सर कितना वो रेमिटेंस कर सकता है? तो 9,700 वो रेमिटेंस कर सकता है। इंडिया में नेट सैलरी पे देखना होगा तो नेट सैलरी में क्या क्या आएगा सर? PFSI डिडक्ट करने के बाद, PFSI या इनकम टैक्स, ठीक है, वो सब काटने के बाद, मतलब $10,000 था, उस पर PFSI मान लो कि उसका 100 रुपये कटा एंड 200 रुपये इनकम टैक्स कटा $200 का, तो कितना वो रेमिटेंस कर सकता है सर? वो करेगा 9,700। अभी तो समझ में आ रहा है, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो गलती मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ अब देखते हैं, ये आपका मेक्स ख्याल से मैक्सिमम तो हमारा हाँ आ गया ना, एक्सपोर्ट ये रहा। अच्छा ये तो EFC वाला अकाउंट चल रहा है, ओके ओके। इम्पोर्ट रिलेटिंग, इम्पोर्ट हम अगली क्लास में करेंगे, अभी ये कर लेते हैं RFC ये सब कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। अब बात कर लिया हमने इंडिविजुअल की। अब पर्सन अदर देन द इंडिविजुअल, मतलब कंपनी की बात हो रही है, LLP की बात हो रही है। दैट फॉलोइंग रेमिटेंस बाय द पर्सन अदर देन द इंडिविजुअल शैल बी रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द RBI। RBI का प्रायर अप्रूवल लगेगा, प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI लगेगा, लेकिन डोनेशन एक्सीडिंग 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर और USD 50 लाख, हाँ $5 million विच एवर इज लेस फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर्स। ये टाटा ग्रुप क्या करते थे, टाटा कंपनी क्या करती थी, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। चलो, क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन रेप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ऑफ बॉडी। आपने देखा होगा एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड ही है। क्रिएशन ऑफ चेयर्स का मतलब क्या होता है सर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत नाम फेमस है, आपको पता ही होगा। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन सबका नाम बड़ा फेमस है। तो टाटा कंपनी ने क्या करा, टाटा कंपनी ना ऑक्सफोर्ड में ना, ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें ना सीट ना रिजर्व करा लेती थी, सीट रिजर्व कराती है। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है क्रिएशन ऑफ चेयर्स, उसको बोला जाता है क्रिएशन ऑफ चेयर्स। क्या बोला जाता है? क्रिएशन ऑफ चेयर्स, ठीक है। पहला तो ये होगा। दूसरा क्या हुआ कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड प्रोमोटिंग एजुकेशन, फंड में लगा रही सर, किस में लगा रहे? फंड। सर वो फंड किस लिए? सर वो एजुकेशनल पर्पस के लिए। तीसरा क्या है? कंट्रीब्यूशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और बॉडी ऑफ और एसोसिएशन इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी डोनर कंपनी, मतलब सिंपली वर्ड में किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पैसे लगा रही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। टेक्निकल इंस्टीट्यूट आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे एजुकेशनल पर्पसेस से ही रिलेटेड है, और हायर एजुकेशन आफ्टर 12th, हायर एजुकेशन आफ्टर 12th जो होते हैं उन सबसे रिलेटेड है। कोई क्रिएशन ऑफ चेयर्स है, फंड एजुकेशन है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, तो उसके लिए लिमिट एक प्रिस्क्राइब कर रखी है। सर कितनी लिमिट प्रिस्क्राइब कर रखी है? सो जो लिमिट प्रिस्क्राइब कर रखी है वो है एवरेज 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर, 1% ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट। जितना आपको फॉरेन एक्सचेंज में जो प्रॉफिट हो रहा है ना, उसका आप लगा सकते हैं 1%, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बोला, प्रॉफिट नहीं बोला, सॉरी। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का 1% कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको $100 था, फिर दूसरे बार में भी चलो 200 मान लो, एंड तीसरे बार में 300 मान लो, इसका एवरेज करेंगे, उसका 1% करेंगे, और 50 लाख विच एवर इज लेस, डिवाइड बाय 3 इंटू में 1। तो मान लो ये लाख था, तो ये आ गया 200 लाख आ गया, मान लो $2 लाख। तो इन सब का क्या होगा? लेस, लोअर। तो लोअर क्या हुआ सर? $2 लाख, $2 लाख मान लो,
ये हो गया। तो कितना अलाउड होगा सर? $2 लाख ही आपका अलाउड होगा। ठीक है, $2 लाख अलाउड होगा। ये कैलकुलेशन याद रखना क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सर क्या क्या बताया? क्रिएशन ऑफ चेयर बताया, कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड बताया, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए अगर आप कोई दे रहे हैं तो ऑब्वियसली सर अलाउड होगा। कमीशन पर ट्रांजेक्शन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट। कोई रेजिडेंशियल फ्लैट अगर आप सेल करते हैं, मतलब ये भी ध्यान से बनना, ये बेसिकली मुंबई में पुणे साइड में ज्यादा होता है। पुणे साइड में ना कई सारे जो बिल्डर्स हैं वो ना फॉरेन के बिल्डर्स हैं। किसके सर? फॉरेन बिल्डर्स हैं। दुबई में बैठे हम। कहाँ बैठे? दुबई में सर। ठीक है, अब ये क्या करें? कमीशन पर ट्रांसफर टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ ट्रांजेक्शन रेजिडेंशियल ऑफ कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया। ठीक है, वो पुणे के ना कुछ लैंड बिल्डिंग बिकवा देते हैं पुणे के। तो जो पुणे के जो लैंड एंड बिल्डिंग जो फ्लोर बिकवाए हैं, तो उस केस में उस घड़ी में जो बिकवाए हैं, तो उस कितना कमीशन हम अलाउड करते हैं दुबई के बंदे को? तो इसमें बोला हुआ है एक्सीडिंग $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर। ठीक है, जो भी सबसे ज्यादा होगा उसका हम कमीशन आप अलाउड करते हैं। कितना कमीशन अलाउड होगा? कमीशन 25,000। मान लो कि सर उन्होंने 50 लाख के 10 फ्लोर बिकवा दिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 करोड़। ठीक है, इसका कितना करना होगा? 5%। ठीक है, तो कितना हो गया? 25 हो गया, 25 लाख हो गया, $25,000। हायर, क्या बोला है सर? हायर। तो कितना आप कमीशन दे सकते हो सर? $25 लाख तक का कमीशन दे सकते हैं। ठीक है, कितना कमीशन अलाउड होगा? ये लिखा हुआ है कमीशन पर ट्रांसफर टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट। किसकी बात हो रही है? रेजिडेंट फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट्स। किसकी सर? कमर्शियल प्लॉट्स। रेजिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट्स किसी बाहर के एजेंट ने बिकवाया तो कितना हम उसको ट्रांजेक्शन दे सकते हैं? कितना ज्यादा हम उसको कमीशन अलाउड कर सकते हैं सर? वो होता है $25,000 और 5%। अगर इससे ज्यादा करा तो सर आपको किसका अप्रूवल लगेगा? प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का सर आपको प्रायर अप्रूवल लगेगा। सर किसका अप्रूवल लगेगा? सर प्रायर अप्रूवल आरबीआई लगेगा। सर लिमिट कितनी तरह के? USD $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड रेमिटेंस इतनी हुई थी जो मैंने आर केस में था, $5 करोड़ का मेरा इनवर्ड रेमिटेंस हुआ था। उस घड़ी उस केस में उसका 5% निकाला गया और $25,000 विच एवर इज हायर का आपको अप्रूवल उतना आप दे सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप देते हैं तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। ये भी बहुत अच्छा है। रेमिटेंस एक्सीडिंग $10 मिलियन पर प्रोजेक्ट फॉर कंसल्टिंग सर्विस रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। आपको पता है कि सर बाहर बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, बाहर बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, लेकिन हमारे जो है सर्विसेज हमारे ऐसी है ही नहीं। आपको पता होगा कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोड बनाते हुए ऐसे टूट जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने कोई कंसल्टेंसी सर्विस ली है बाहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन या उसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उनसे अगर आपने लिया तो कितना आप रेमिटेंस कर सकते हैं? $10 मिलियन तक कमीशन आप दे सकते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट है, $10 मिलियन एंड USD $1 मिलियन पर प्रोजेक्ट फॉर अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज। मतलब कंसल्टेंसी अगर आपने लिया है कि कैसे बनाना है तो उसके लिए तो हमने बोला $10 मिलियन। और अगर अदर है, अदर कोई सर्विस लिया है तो उसके लिए बोलते हैं $1 मिलियन। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा एक्सीड हुआ तो आरबीआई का अप्रूवल। अलाउड है बट आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। अलाउड है बट आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, इन चारों। अब चौथा आखिरी केस। ओके, रेमिटेंस एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया और USD $1 लाख विच एवर इज हायर बाय एन एंटिटी इंडिया बाय रिइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। बिल गेट्स इंडिया में आया, $10 मिलियन लगाया, XYZ इंडिया इनकॉर्पोरेट करा। तो ये क्या है? ये हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। तो कितना प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस हमारा अलाउड होगा इंडिया में ये बता रखा है। तो कितना होगा सर? ये बोला है कि 5%। कितना सर? 5% और USD 1 लाख। हाँ 5% बोला ना, 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लॉट मतलब $10 मिलियन है, उसका करेंगे 5% और $1 लाख USD डॉलर 1 लाख। ठीक है, whichever is higher।
तो हायर अलाउड होगा। मैं क्यों कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि कैलकुलेशन ही आएगा आपके पेपर में, एक एक मार्क्स के लिए कैलकुलेशन आएगा और आपको ये सॉल्व करके आना होगा कि कितना आपको अलाउड होगा कितना नहीं होगा। ये अभी कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। इतना आपको अलाउड होगा, आप इतना रेमिटेंस करा सकते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन रेमिटेंस करवा सकते हैं, ईजिली हो जाएगा। अब प्रोसीड्यूरल क्या क्या है, प्रोसीड्यूरल क्या क्या है मेरे हिसाब से तो ये आपको अगली क्लास में ही पढ़ना चाहिए। एक मिनट टेक लेता हूँ मैं। LRS के बारे में बोल रखा है एंड कैपिटल अकाउंट इम्पोर्ट, ओके ये पढ़ लीजिए। ये हमने जो पढ़ा ना अब तक उसी से रिलेटेड है, ठीक है, ज़्यादा कोई खास है या नहीं उसके बारे में हमें पढ़ के ही पता चलेगा। प्रोसीजर, द प्रोसीजर ड्रॉन इन रेमिटेंस प्रोसीजर ट्रांजेक्शन इज नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द अबव 3 स्केड्यूल। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसे जो ऊपर 3 स्केड्यूल में नहीं है तो इट कैन बी फ्रीली अंडरटेकन, मतलब कि वो फ्रीली अंडरटेकन लिया जा सकता है। मतलब जो ऊपर हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आई तो फ्रीली अंडरटेकन लिया जा सकता है। सर कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं आई? एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट। अगर आप कोई इम्पोर्ट कराते हैं मशीन तो हमने कोई इम्पोर्ट के बारे में हमने कोई ट्रांजेक्शन पढ़ी $10 मिलियन का, फ्रीली अलाउड, फ्रीली अलाउड, कोई लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे जो हमने स्केड्यूल पढ़े ऊपर 1, 2, 3 उनमें से कोई भी ऐसा कोई फॉल ही नहीं हो रहा था कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। आप इंपोर्ट करा सकते हैं, आप उसके लिए पेमेंट कर सकते हैं और वो ट्रांजेक्शन फॉल नहीं होती किसी भी स्केड्यूल में। तो जी हाँ जी सर आपको अलाउड है। एग्जाम्पशन रेमिटेंस फ्रॉम RFC अकाउंट। RFC अकाउंट क्या था, उससे अगर आपको करते तो नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड वेयर एनी रेमिटेंस हैज टू बी मेड फॉर द ट्रांजेक्शन लिस्टेड इन स्केड्यूल 2 and 3 अबाउ। मतलब जो स्केड्यूल 2 and 3 में जो हमने पढ़ा है ना अभी तक, ये 3rd हो गया और स्केड्यूल 2 हो गया, ठीक है। स्केड्यूल 2 और 3rd का अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और आपका जो है अकाउंट है RFC अकाउंट में, अगर आपका बैलेंस है RFC अकाउंट का, अगर आपने अपना अकाउंट ओपन करा रखा है उसके थ्रू अगर स्केड्यूल 2 और 3rd का अगर आप करते हैं तो कोई लिमिट नहीं लगेगा, कोई से कोई अप्रूवल नहीं लगेगा। आप बिंदास ट्रांजेक्शन करें, किसमें? RFC अकाउंट के थ्रू। RFC अकाउंट के थ्रू करेंगे तो आपको बिंदास करे, आपको कोई भी अप्रूवल लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पशन EEFC अकाउंट। अगर कोई EEFC अकाउंट है तो इफ एनी रेमिटेंस हैज टू बी मेड फॉर द ट्रांजेक्शन लिस्टेड इन स्केड्यूल 3 तो आपको अलाउड हो जाएगा। लेकिन और अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी कब? जब P&I क्लब की बात करें और कमीशन टू एजेंट अब्रॉड, अगर कमीशन का अगर आप अब्रॉड भेज रहे हैं तो उन दोनों केस में लिमिट एप्लीकेबल होगी। और EFC अकाउंट से भी करें तो आपकी लिमिट एप्लीकेबल होगी, आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड है। P&I क्लब के केस में और एजेंट को हम जैसे हमने देखा था $25,000 और 5% ऑफ इनवॉइस रेमिटेंस का विच एवर इज हायर का, तो उस केस में उस घड़ी में आपको अप्रूवल लगेगा, RBI का लगेगा। वाइल विजिट अब्रॉड, अगर कोई एग्जाम्पशन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड अगर आप दे रहे हैं फॉर पर्सन ऑन विजिट तो आप दे सकते हैं थ्रू एन इंटरनेशनल कार्ड। LRS के लिए कोई अप्रूवल नहीं लगता, अगर जब 2.5 लाख है तो उसके ज़्यादा जैसे ही होता है तो आपको जी हाँ जी सर आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इन केस ऑफ रेमिटेंस ऑफ माइनर द LRS डिक्लेरेशन फ्रॉम मस्ट बी कंटिन्यूड बाय द माइनर नेचुरल गार्जियन। जो उसके नेचुरल गार्जियन है मतलब कि बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं, मतलब अडॉप्टेड नहीं, मतलब बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं या नेचुरली गार्जियन का मतलब है अगर आपने अडॉप्ट भी कर रखा है तो आपके पास पूरा प्रूफ है, तो उस केस उस घड़ी में भी सर आपको अप्रूवल नहीं लगेगा, ठीक है। आप ऐसे माइनर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपका वहाँ पे मतलब जो गार्जियन है वो अंडरटेक करेंगे, डिक्लेरेशन फाइल करेंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म होता है एक माइनर केस में, तो वो लगेगा जो गार्जियन द्वारा फाइल करा जाएगा, ठीक है। कंसोलिडेटेड रेमिटेंस ये सब बेकार है, ये सब केस लो, ठीक है। IPL का वही सट्टेबाजारी ये सब पढ़ लेना। इंपोर्ट ऑफ गुड, इंपोर्ट ऑफ गुड अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझिए ज़रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है। मैंने पूरे वीडियो में किसी को नहीं बोला बट हाँ जी सर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। और मैं आगे इसको अगले 2 लेक्चर में शायद खत्म हो जाएगा पूरा फेमा और बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ओके मिलते हैं अगले पार्ट में। राधे राधे।